दिल्ली के प्रेस क्लब में स्याह रातों के बाद कहानी संग्रह प्रेमलता मुरार की कहानी संग्रह का विमोचन हुआ है और उस पर परिचर्चा हुई है। आज हम मेरे साथ बात करने के लिए इस परिचर्चा में मौजूद रही थी राखी जी। उनसे जानते हैं कि इस किताब को लेकर के उनका क्या कहना है। ये किताब मेरी बहुत अच्छी मित्र प्रेमलता ने लिखी है और एक बहुत अच्छी कहानियों का संग्रह है। ये कहानियाँ मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं और क्योंकि मेरी मित्र ने लिखी है इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है। इस सबसे ज्यादा करीबी कहानी आपके दिल की इस कहानियों में एक बहुत ही भावुक कहानी है जो उन्होंने अपनी माँ के ऊपर लिखी है, माँ लक्ष्मी। और वो उन्होंने अपनी मदर के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन करते हुए बहुत ही भावुक, बहुत ही भावनाओं को अच्छे तरह से व्यक्त किया है, जो कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और दूसरी कहानी जो हमारे ही हम 5 सहेलियों का एक अच्छा सा ग्रुप है ऑफिस में, तो हम एक बार एक ट्रिप पर गए थे गोवा घूमने के लिए। वो कहानी भी क्योंकि वो हमारी अपनी जीवंत कहानी है, पर्सनल है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो कहानी। धन्यवाद। कहानी संग्रह के विमोचन के दौरान जो है एक और सहेली हैं उनकी प्रेमलता मुरार जी की, रुपिंदर जी की, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस कहानी संग्रह को लेकर के। कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा करीब है आपके दिल के। जैसे कि हमारे बॉय फ्रेंड ने आपको जो बताया कि कहानी जो मेरे सबसे करीब है, जिसकी पात्र मैं हूँ और शौक रंगों का शहर, वो हमारे एक छोटे से गोवा ट्रिप के ऊपर कहानी लिखी है और उसका एक पात्र हूँ। और यहाँ इस जगह पर उस कहानी का एक पात्र होना मेरे लिए एक गौरव का फीलिंग क्षण है, क्योंकि और उस कहानी को उसने अपने पहली कहानी, मेरे ख्याल उनकी पहली या दूसरी कहानी थी, जिसको उन्होंने अपने अंदाज में अपने तरीके से बहुत अच्छे शब्दों में लिखा। और दूसरी कहानी जो सभी को पसंद आई, उनकी पहली कहानी इस किताब में माँ लक्ष्मी को, जो अंधेरों में उजाला की माँ लक्ष्मी, उसमें भी बड़ा मार्मिक उन्होंने लिखा है, अपनी मदर की पूरे ज़िंदगी के संघर्ष को लिखा है। और लास्ट में एक कहानी बड़ी ही प्यारी और जो सभी के जीवन से जुड़ती है, रेल का 5वां डब्बा। वो मेरा ख्याल हमारे हिंदुस्तान में जिसने भी रेल यात्रा की है, कोई ना कोई कहानी सबके साथ जुड़ी हुई है। और शीर्षक कहानी ही स्याह रातों के बाद, ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है, जो एक लड़कियों का जो आज का परिवेश है, उन्हें जब रिश्ते के लिए जो दिखता है। पांचवा कहानी, हाँ। जो 5वां डब्बा कहानी है उसका जिक्र आपने किया, तो उसमें क्या खास बात लगती है? उसमें यही कि एक जैसे दो परिवार जो एक अनजान एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो कैसे एक घनिष्ठ मित्र और एक फैमिली की तरह बन जाते हैं उस छोटे एक या दिन के सफ़र में। और वो जो प्लेटफॉर्म के पूरी व्याख्या लिखी हुई है, एक पेड़ से लेके एक और बेंच, सब जो तरीके से लिखा है, वो जो जिस तरह उनकी पहली कहानी के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। ज़्यादा हमको भी इतना मतलब कहानियाँ पढ़ने का इतना शौक़ नहीं था, लेकिन ये कहानियाँ पढ़ के एक लगा कि हाँ, अब हमें उनके नए जो आ रहे हैं संग्रह, उसका इंतज़ार रहेगा। तो हमें शुभकामनाएँ के साथ, मैं तो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो हम लोगों का बहुत लंबा साथ है, तो हम मेरे हिसाब से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो ऐसे ही लिखती रहें और ये आगे और जाए। थैंक यू। तो ये थी रुपेंद्र जी जो कि बात कर रही थी उनके कहानी संग्रह स्याह रातों के बाद। हम आपको बता दें कि ये प्रेमलता मुरार की एक कहानी संग्रह जो है लगभग प्रेमलता मुरार जी की जो ये कहानी संग्रह है, अंधेरे में उजाला थी माँ लक्ष्मी, शोक रंगों का शहर, परिवेश, कसैली हवा, स्याह रातों के बाद, मृग मरीचिका, बिखरते सपने, धड़कनों का रिश्ता, बेबसी, वक्त की सिलवटें, आस की डोर, वे इंतहा, जिंदा दिली और 5वां डब्बा, ये कुछ इस कहानी संग्रह एक खास कहानियों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी जो हमें बांधती है, वो माँ जो हैं, लेखिका की जो माँ हैं, उनकी स्मृतियों को उन्होंने अपनी कहानी और जो पहली कहानी जो इस संग्रह की है, अंधेरे में उजाला थी माँ लक्ष्मी, और उसी के बारे में बात कर रही हैं हमारे साथ इस संग्रह की लेखिका भी
और जो बाकी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महेश दर्पण जी हैं, जो खुद भी एक बहुत बड़े कहानीकार हैं और अगर आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो महेश दर्पण जी के नाम से ज़रूर परिचित होंगे। सर, ये जो कहानी संग्रह है ब्याह रातों के बाद, जो प्रेमलता मुरार जी की पहली कहानी संग्रह है, पहले तो मैं उसी के बारे में दो शब्द जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी क्या राय है कि कहानी के तौर पर इन्होंने कहानियों को पिछली जो कहानी के परिवेश रहे हैं उससे कैसे अलग करके रखा है? मुझे लगता यह है कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि प्रेमलता मुरार के पास नितांत मौलिक कहानियाँ हैं, अपने आसपास के दुनिया से ली गई कहानियाँ, चरित्रों को पहचानते हुए, अपने परिवेश को देखते हुए। तो एक तरह से ये ईमानदार रचनाकार की रचनाएं हैं और इनको पढ़ते हुए हमें प्रेमचंद की याद इसलिए आती है क्योंकि प्रेमचंद ज़िंदगी से उठाते थे कहानियों और ज़िंदगी जीना सिखाते थे। इन कहानियों में भी कई मिथ टूटते हैं। जैसे एक मिथ तो ये है कि हर पिता परिवार ये चाहता है कि एक बेटा हो, तो बेटा हो और ऐसा निकल जाए तो उसका क्या अर्थ है। तो स्त्रियों की शक्ति को पहचानना, उनके संघर्ष को पहचानना, उनके द्वारा एक नए समाज को निर्मित होते हुए देखना, ये इस रचनाकार की बहुत बड़ी बात है। माँ से प्रेरित होकर के जो कहानी लिखी वहीं से उस संग्रह की शुरुआत होती है और इस संग्रह के अंत में एक कहानी आती है, पांचवा डिब्बा। आप उन दोनों कहानियों को देखेंगे तो उनके बीच में इस रचनाकार का एक विस्तृत कथा संसार फैला हुआ है। वहाँ पर अपने आसपास के चरित्र हैं, उनके संवाद हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके संघर्ष हैं और उनकी प्रतिकार करने की शक्ति है। वो ये जानते हैं कि हमें कब किस भाषा में जवाब देना है, किस भाषा में सवाल करना है। तो एक रचनाकार के लिए मुझे लगता है कि पहले कहानी संग्रह के रूप में ये उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि उस पर किसी बड़े रचनाकार की कोई छाप नहीं है। वो फैशन परस्ती में नहीं जाता, वो दूसरों को देखते हुए कहानियाँ नहीं लिखता, वो अपनी कहानियाँ लिखता है, अपना संसार बनाता है और अपनी दुनिया खड़ी करता है। मुझे उम्मीद है कि आगे चल कर के जब प्रेमलता एक उपन्यास लिखेंगी तो इन बीज रूप का एक विकसित स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, एक कहानी जो आपने जिक्र की कि पहली कहानी से आखिरी कहानी तक के बीच में जीवन का विस्तार है जी। तो आपको लगता है कि पहली कहानी जो है इनकी अंधेरे में उजाला थी, माँ लक्ष्मी, और पांचवा डिब्बा, जी, ये पांचवा डिब्बा ही है माँ घर में? आप ये भी कह सकते हैं, क्यों नहीं। माँ तो पांचवा क्या, पहले से पांचवा तक जितने डिब्बे हैं उनका आधार है माँ। और माँ को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली रचनाएं, हमने गोरकी की माँ पढ़ी थी, वहाँ से लेकर के, और उग्र की माँ पढ़ी थी। दोनों बड़े रचनाकारों ने माँ पर लिखा। हर रचनाकार अपनी माँ पर कुछ न कुछ लिखता है और मुझे लगता ये है कि माँ हमारे प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि माँ एक परिवार के वृक्ष को खड़ा करने वाली एक ऐसी जीवनदायी संस्था का नाम है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। आपने देखा होगा इस पहली कहानी में भी जो अगली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, माँ से संस्कार लेते हैं, उसकी तरह जीना सीखते हैं, उसकी तरह संघर्ष करना सीखते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और मुझे लगता है कि अपनी माँ को एक तरीके से ट्रिब्यूट उन्होंने दिया। क्या कहना चाहेंगे आप प्रेमलता मुरार के लिए? आपके पास अगर कोई चीज़ है कहने को तो इस कहानी संग्रह के बाद क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह? मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैं उनसे बिल्कुल अपरिचित था। जब ये संग्रह उन्होंने भेजा और इसके बारे में कुछ लिखने के लिए कहा, मैंने लिखकर भेज दिया और मैं भूल गया था लगभग। और अभी जब उनका फ़ोन आया कि इस पर एक बातचीत होनी है तो मैंने कहा कि आपकी किताब, तो उन्होंने कहा कि आप तो उस पर लिख चुके हैं। फिर मैंने घर में उसको खोजा और दोबारा उन कहानियों को पढ़ा, अपने लिखे हुए को पढ़ा, और आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये देख कर के खुशी हुई कि हम जैसे सोचने समझने वाले लोगों की जमात में एक और आदमी का जुड़ाव हुआ है, एक और रचनाकार आया है और मुझे लगता है कि उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। वो एक नया संसार बनाएगा और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें दिखावा नहीं है, सादगी है, सरलता है, सहजता है, अपनी बात कहने की, उसको चुनने की और कहने के तरीके का निर्माण करने की, और वो अभी आगे बढ़ रही हैं। हम भविष्य में उनमें एक बड़ा रचनाकार देखेंगे।
ये हमारे साथ बात कर रहे थे महेश दर्पण जी, जो कि स्याह रातों के बाद पर जो विमोचन हो रहा है किताब के, स्याह रातों के बाद किताब का जो विमोचन हुआ, प्रेमलता मुरार की इस किताब का विमोचन हुआ, तो वहाँ पर वो एक वक्ता के तौर पर भी मौजूद थे और एक समीक्षक के तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें जो है कही हैं, रचनाकार को संदेश दिया है कि किस तरीके से उनकी रचना जो है पिछली पीढ़ियों से अलग है, अपने कलेवर में, अपने फ्लेवर में और अपने भाषाई तेवर में। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है उनका इस स्याह रातों के बाद। जो लगातार ये चर्चा जो है चल रही है कि स्याह रातों के बाद जो कहानी संग्रह है उसमें क्या खास है, रचनाकार ने क्या कुछ नया जो है एक कहानीकार के तौर पर जो है आप पाठकों को देने की कोशिश की है, इस बारे में जानते हैं। सर, आपका नाम? प्रोफेसर राजेश कुमार। प्रोफेसर राजेश कुमार जी से जानते हैं कि क्या नया लेकर के आई हैं प्रेमलता मुरार की पाठकों में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता मुरार का ये जो कहानी संकलन है हमारे पास स्याह रातों के बाद, इसमें आत्मीयता है, संबंधों की बारीकी से पड़ताल है, आसपास के पात्रों को लेकर उनका वर्णन किया गया है और ज़िंदगी का जो हमारे उनके अनुभव है उनको एक तरह से आईने के रूप में पेश करके और उनके माध्यम से सार्थक जीवन की तरफ इशारा करने वाली कहानियाँ उन्होंने रची हैं, जो हमारे आसपास बिखरे हुई जो घटनाएँ हैं उन्हीं को हमारे सामने लाती हैं और हमें हमारे मर्म को छूती हैं, हमें उद्वेलित करती हैं, हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और इसमें जो ख़ास बात ये है कि इसमें किसी की नकल नहीं है, एक बिल्कुल सादगी है, उनकी भाषा में रवानगी है, एक अनगढ़पन है, बेबाकी है, जो इन्हें अन्य लोगों के अन्य रचनाओं से, अन्य कहानीकारों से अलग करती है। धन्यवाद। संग्रह पर आज प्रेस क्लब में चर्चा हुई और हमारे साथ बहुत सारे जो लोग थे वो जुड़े हुए थे, चर्चा कर रहे थे और उन्हीं से ललित जी हैं जो आपको बताएंगे कि इस कहानी संग्रह में क्या खास है जिसके कारण आपको पढ़ना चाहिए इस कहानी संग्रह। बड़ी बात यह है कि इस कहानी संग्रह में रचनाकार का पहला कहानी संग्रह है और कहानियाँ बड़ी शिद्दत से लिखी हैं और सच्चाई है और मौलिकता इसमें नज़र आती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कथाकार बहुत अच्छी कहानियाँ लिखेंगे ताकि पाठक अपने अर्जित कर सके। इसी बात को लेकर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कोई कहानी जो आपको बहुत ज़्यादा खास लगती है जिसके बारे में कुछ कहना चाहिए? पहली कहानी जो है परिवेश, उस कहानी पर सभी लोगों ने उसको पसंद किया और कहानी वाकई में बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि मौलिकता के साथ लिखा हो और सच्चाई को बयान किया है। और आज बहुत सारे नए लेखक ऐसे भी हैं जो कहानियाँ जीते नहीं हैं, लेकिन इस रचनाकार ने कहानी को जिया है और शिद्दत से जिया और वास्तविकता को जिया है और ये बात दूसरे रचनाकारों को नजर नहीं आती। बहुत कुछ ललित जी थे जो कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से कहानियाँ जो भोगे हुए यथार्थ की कहानियाँ हैं, बिना अनुभव की कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं, जो लेखिका ने जिया है वही उन्होंने लिखा। इससे पहले के जो लोग थे उन्होंने भी इस बारे में बताया कि किस तरीके से रेल यात्रा के अनुभव के उन्होंने 5वां डिब्बा नाम से जो है कहानी लिखी है। उसके बाद अपनी सहेलियों के साथ गोवा ट्रिप पर गई, वहाँ के अनुभवों को संग्रहित करके उन्होंने कहानियाँ लिखी। हम और लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कहानी संग्रह के बारे में। सर, आपका नाम? मैं कथाकार सुभाष नीरव। आज हम प्रेस क्लब में प्रेमलता मुरार की कहानी, पहले कहानी संग्रह पर हमने बातचीत की और वो कहानी संग्रह स्याह रातों के बाद, ये कहानियाँ हमारे आसपास के जीवन के विविध रंगों से लैस कहानियाँ हैं, अनुभूति परक और अनुभवों से जुड़ी हुई बहुत ही पठनीय कहानियाँ हैं। इसमें एक अंतिम कहानी है जो रेल सफ़र को लेकर के है, 5वां डिब्बा। वो कहानी इस संग्रह की मुझे एक सर्वश्रेष्ठ कहानी लगती है क्योंकि उसमें किसी भी तरह का बनावटीपन मुझे नज़र नहीं आता और हमें हमारे अतीत की ओर लौटा के ले जाती है, जब हमारे यहाँ छुक छुक काला इंजन, धुएं वाला इंजन चला करता था और उस यात्रा के जो पड़ाव हैं, उस पड़ाव में वो जैसे जैसे गाड़ी ट्रेन चलती है वैसे वैसे उस कहानी की गति है, जैसे जैसे ट्रेन रुकती है वैसे वैसे
वो कहानी भी कई जगह पर रुकती है, लेकिन विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए एक ऐसे अंत की तरफ ले जाती है जो बहुत सुखद है। धन्यवाद। स्याह रातों के बाद कहानी संग्रह पर लगातार जो चर्चा चल रही है, उसमें ही हम राकेश पांडे जी से बात करते हैं, जो कि प्रेमलता मुरार की इस कहानी संग्रह स्याह रातों के बाद, जिसमें कि अनुभव के जो कई निजी क्षण हैं वो हर पन्नों पे बिखरे हुए, जो कुछ विलुप्त होती कहानियाँ हैं। अब कहानीकार जो है मित्रता पे कहानी नहीं लिखते, अब शायद रेल के डब्बों पे कहानियाँ नहीं लिखी जाती और रेल के यात्रा पे कहानी लिखी, क्योंकि शायद किसी के पास इतना समय नहीं है। फिर भी उन अनुभवों को संजो करके और कहानी संग्रह में लाना, ये हमें नई बात है कि सर आपको इनकी कहानियों में प्रेमलता मुरार जी की कहानियों में क्या कुछ नयापन दिखाई देती है? इनकी कहानियों में अगर मैं संक्षेप में कहूँ, इनकी कहानियाँ जो हैं वो एक भोगा हुआ सत्य लगती हैं। इनकी कहानियाँ इनके आसपास के परिवेश से निकली हुई कहानियाँ हैं। इन कहानियों के जो पात्र हैं वो इनके आसपास के लोग ही हैं। तो जो ये कहानियाँ हैं या उसके माध्यम से जो इन्होंने समाज की विकृतियों को, उनकी समस्याओं को सामने लाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक नयापन है। और पढ़ने के बाद ये कहानियाँ कहीं बोझिल नहीं लगती, बल्कि ये लगता है कि जो आसपास हमारे घटित हो रहा है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, लगता है कि आसपास का कोई पात्र है जो वह एक किरदार के रूप में है। तो इसलिए उनकी कहानियाँ लिखने का ये जो प्रथम प्रयास है, उनका ये प्रथम संग्रह है, तो इसके लिए वह निश्चित बधाई की पात्र हैं और हम शुभकामना देते हैं तो आगे भी वह यूँ ही लिखती रहे। पिछले रचनाकारों से कैसे अलग देखिए, जो मैं इसमें ये कहूँगा, जब आप किसी बहुत प्रतिष्ठित या एक शब्द पेशेवर मतलब जो लगातार लिख रहे हैं, उनकी लिखावट में आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक उतना एक कसावपन ना लगे आपको, लेकिन उसका लाभ दूसरा ये है कि ये कहानी जो है ना, एक ये बहती रहती है, तो आपको आगे पढ़ने के लिए, घटनाक्रम के लिए प्रेरित करती है, और वो कहीं उसमें बोरियत सी नहीं लगती है, और एक बड़े जिसको कहेंगे कि एक बड़े सहज अंदाज से कहानी वो ख़त्म हो जाती है। तो एक कोई बहुत बोझिलपन नहीं कहानी में, इसलिए कहानियाँ ये पढ़ने में सहज हैं और किताब जो है वो पढ़ी जाती है। तो आपने कहा कि कहानियों में ताजगी पर, हाँ, तो कहानियों में कोई एक कहानी जो आपके जैसे जो मैं कहानियाँ सभी, जैसे इनकी कहानी में जो शीर्षक है स्याह रातों पे, वो कहानी भी एक बड़ी सामाजिक समस्या पर है, बेटियों को लेकर। तो प्रायः वह ऐसी तमाम आज इस समाज में ऐसे घर हैं जिनकी बेटियों को शादी के लिए समस्या होती है, केवल उनके रंग रूप को लेकर, उनके गुण को लेकर शादियाँ नहीं होती हैं बेटियों को, उनके जो एक उनका जो स्वरूप है बेटी का, उसकी जो कहानी, जो शीर्षक इस पर दिया गया है, मुझे वह कहानी निश्चित रूप से बहुत पसंद आई, तो मैंने इसलिए उसका विशेष रूप से अपने भाषण में लिखा। हमारे साथ राकेश पांडे जी जो कि बात कर रहे थे स्याह रातों के बाद कहानी संग्रह पर। ये कहानी संग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी संग्रह में अंधेरे में उजाला थी, माँ लक्ष्मी, सूख रंगों का शहर, परिवेश, कसैली हवा, स्याह रातों के बाद, मृग मरीचिका, बिखरते सपने, धड़कनों का रिश्ता, बेबसी और वक्त की सिलवटे, आस की डोर, बेइंतहा, जिंदा दिली और पांचवा डब्बा। ये कहानियाँ अपने आप में कुछ नया कहती हैं और कुछ जो छूट रहा है हमारी निगाहों से, हमारे जो दूसरे कहानीकारों से छूट रहा है, उसको पकड़ करके और प्रेमलता मुरार जी वापस लाई है। आप मित्रता की बात करें तो प्रेमचंद के बाद कहानियाँ मित्रता पर अब नहीं लिखी जा रही है। रेल के डब्बे शायद बचपन में लोग जब यात्रा करते थे तो वो उन पर कविताएं और छोटी छोटी कहानियाँ लिखी जाती थी। रेल भी कहीं ना कहीं गायब हो रहा है हमारे परिदृश्य से, वापस लौटती हुई चीज़ें हैं, वापस लौट रहे हैं वो शीर्षक जो कहीं ना कहीं छूटते जा रहे थे। कहते हैं कि ग्वालिन को अपनी दही खट्टी नहीं लगती, उसी प्रकार बात करें तो रचनाकार को कोई भी कहानी अप्रिय नहीं होती। सभी कहानियाँ उतनी प्रिय जितनी उनकी पहली कहानी। लेकिन हम जब दर्शकों की बात करते हैं, पाठकों की बात करते हैं, तो उनके दिलों को छूती है कोई एक कहानी। और ऐसी ही एक पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, बालकृति, जो कि एक अपने उनके जो दिल के करीब कहानी है। क्या नाम है कहानी का? मृग मरीचिका। उसका कुछ अंश जो है हमारे सामने पाठ करके आपको बताएंगे कि उनको क्या अच्छा लगा इस कहानी में। पहले तो वो अंश पढ़ करके आप बताएं। वे जाती हुई सर्दियों के दिन भर तेज हवाएं चलती और पेड़ों के सूखे पत्ते टूटकर गिरते, पसरे रहते सड़कों पर, पाँव के नीचे झटकते, कभी कड़कड़ की आवाज़ होती
तो कभी साएं साएं हवा चलने की आवाज़। दिन लंबे और अभाव होने लगे थे, विशेषकर छुट्टियों के दिन। बाकी दिनों में तो दफ्तर के काम में उलझे रहते तो पता ही नहीं चलता था। इन्हीं दिनों की बात है जब कॉलेज के दिनों के बाद पहली बार अनन्या मिली थी अजय से। अजय के दफ्तर में ही उसे भी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि अजय का भी यही दफ्तर है। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि दफ्तर से निकलने में दोनों को देर हो गई। धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा। पंछी रोज की तरह चहचहाते कलरव करते अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी अचानक मुलाकात हुई थी उस दिन दोनों की। खुशी और आश्चर्य से दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। एक दूसरे का हालचाल जानने के बाद यह तय हुआ कि चलो कहीं चलकर कॉफ़ी पीते हैं, वहीं बैठकर बातें भी करेंगे। और दोनों सहर्ष चल दिए थे अपने गंतव्य की ओर। कॉलेज से निकलने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। घर परिवार, यार, दोस्त, दफ्तर आदि की बातें और सुख दुख से जुड़ी सारी बातें एक दूसरे से साझा करने लगी। लंबे अंतराल के बाद दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। उन्हें पहले साथ बिताया हुआ वो लम्हा याद हो आया था, जैसे कॉलेज का वह प्रथम वर्ष था जब दोनों एक दूसरे से मिले थे। उनकी यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी थी। फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित हो गई। रातों के बाद मैंने पढ़ी ये सारी कहानियाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कहानी इस तरह की आधुनिक ढंग की कहानी है जिसमें उत्तर आधुनिकता का भूत है। मतलब कोई खांचे नहीं है, कोई सांचे नहीं है, और बहुत ही बेबाक बेलौस ये कहानी आपकी बात कहती है। और कहानी जितनी है, पूरी कहानियों में जो कहानीपन है वो कहीं एक कोने में छिटका हुआ है, उसको पकड़ने का कौशल चाहिए। माने ये कहानियाँ एक ऐसे पाठक वर्ग की डिमांड करती हैं जो उतना ही उसका जो कौशल है, क्षमता है पढ़ने का और ग्रहण करने का, उसकी क्षमता भी उतनी हो ताकि वो इन कहानियों को पढ़ सके। बहुत साधारण आदमी वो साधारण तरीके से इन कहानियों को ना पढ़ सकता है और ना समझ सकता है। तो ये जो पहला कहानी संग्रह है उसमें इतनी जो क्वालिटी है, ये विशेषताएँ हैं, ये मुझे बहुत आह्लादित करती है और इसमें एक बहुत बड़े कहानीकार की संभावना मुझे दिखती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इनको, कहानीकार को, प्रेमलता मुरार जी को और इनके सुखद भविष्य के। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं स्याह रातों के बाद कहानी संग्रह, प्रेमलता मुरार जी की कहानी संग्रह पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रणविजय राव जो कि खुद भी एक कहानीकार हैं और व्यंग की जो एक शैली इन्होंने विकसित की है, लोक कथाओं पर भी इन्होंने कलम चलाए हैं। तो जो जो क्षेत्र आजकल छूटते जा रहे हैं उनको रणविजय राव जी ने अपनी कहानियों में पकड़ा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप कहानियों में और छूटती हुई चीज़ों को पकड़ते हैं, क्या प्रेमलता मुरार जी की कहानी संग्रह को पढ़ने के बाद क्या लगा, क्या छूट रहा था जो उन्होंने पकड़ कर वापस रख दिया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़, जो बनावटीपन है वो इनके कहानियों में नहीं है, एक मौलिकता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आजकल बहुत कुछ है, डिजिटल माध्यम आ गए हैं जहाँ पे इधर से उधर से करके लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा इनकी कहानियों में नहीं दिखता है। ये जो मौलिकता है ये बहुत बड़ी बात है। तो जो बनावटीपन है वो इन्होंने उसको नकार दिया है, ओढ़ा नहीं है। और ये किसी नए कहानीकार के लिए कि अक्सर होता है कि लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद किसी न किसी कहानीकार की छाप होती है कहानियों पर, लेकिन ऐसा इनकी कहानियों को देखकर नहीं लगता है, पढ़कर नहीं लगता। चाहे मतलब जो भी इनकी कहानियाँ हैं, चाहे परवेश हो, चाहे फिर स्याह रातों के बाद कहानी है, या फिर आखिरी डिब्बा है, 5वां डिब्बा जो कहानी है, ये सब जो कहानियाँ हैं इनके संग्रह की, इनकी कहानियों में बिल्कुल मौलिकता, जैसे इनको भोगा हुआ यथार्थ जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। सर, जो कोई कहानी आप पूरे संग्रह में 12-13 कहानियाँ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करीब आपको जो है प्रभावित करने वाली कहानी कौन? सबसे अच्छी कहानी मुझे लगी, और जो पहली कहानी है माँ लक्ष्मी की जो कहानी है, ये बिल्कुल हर घर की कहानी जैसा लगता है। किसी की भी माँ होती है, कितना संघर्ष करती है, कितना झेलती है परिवार को पालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए। वो भी जब जो परिवार का जो प्रधान होता है, जो पुरुष है, वो नहीं है। और ऐसे में एक जो संघर्ष जो माँ झेलती है, 4-5 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, और उनको सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं है, वो एक मुकाम तक उनको पहुंचाना है। और उसके बाद फिर उनको बेटियां हैं तो शादी करनी है, बेटा है तो एक अच्छी बहू लानी है,
तो ये सब जो जिम्मेदारी होती है एक माँ की, वो सब कुछ निभाती है। ये सब इनकी कहानियों में है। तो पहली कहानी है ये बहुत अच्छी कहानी है, मुझे बहुत दिल को छूती है। ये कोई खास बात जो आप पाठकों से कहना चाहेंगे, अगर पूछा जाए कि आप किताब को क्यों पढ़ा? मैं तो यही कहूँगा पाठकों से कि इनकी कहानियों में जो प्रवाह है, एक लयात्मकता है, जो अक्सर नहीं देखने को मिल रहा है आजकल के जो नए नवोदित रचनाकार हैं उनकी कहानियों में। लेकिन ऐसा इनकी कहानियों को देखकर नहीं लगता है। ये हालांकि पहला कहानी संग्रह है, लेकिन पहला संग्रह होते हुए भी जो इनकी कहानियों में पठनीयता है, अब आप एक बार शुरू करते हैं तो आप ख़त्म करके ही दम लेते हैं। तो ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि पढ़ा ले जाती हैं कहानियाँ। ये बहुत बड़ी बात है। पाठकों को मैं तो यही संदेश दूंगा कि आप शुरू करें, आपको ख़त्म करके ही दम लें। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब में, जहां की कहानी संग्रह स्याह रातों के बाद प्रेमलता मुरार जी की कहानी संग्रह का आज विमोचन हुआ, उस पर परिचर्चा हुई। और इस कहानी संग्रह में हम बात करें तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कई कहानियां हैं, पर फिर से हम आपको बता देते हैं कि कहानी संग्रह में अंधेरे में उजाला थी माँ लक्ष्मी, सूख रंगों का शहर परिवेश, कसैली हवा, स्याह रातों के बाद मृग मरीचिका, बिखरते सपने, धड़कनों का सा रिश्ता, बेबसी, वक्त की सिलवटे, आस की डोर, बेइंतहा, जिंदा दिली और पांचवा डिब्बा। अब इस कहानी संग्रह पर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बात कह चुके हैं, और वक्ता, पाठक और आलोचक अपने अपने दृष्टि से कहानी को समझते हैं। लेकिन जब बात आती है कि कहानीकार की दृष्टि से कहानी को समझने की, तो हम जान पाते हैं कि उन कहानियों के पीछे का सच क्या है। उन कहानियों के पीछे को रचने के लिए एक रचनाकार को कितने सारे अनुभवों की तलाश करनी पड़ी और किस किस तरीके के अनुभवों से गुजरना पड़ा। इन्हीं सब बातों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमलता मुरार जी खुद, जो कि अपनी कहानी संग्रह के बारे में बताएंगी। हालांकि कोई भी कहानीकार को अपने संग्रह की सारी कहानियां प्रिय होती, फिर भी किसी एक कहानी को लेकर के, किसी एक सूत्र को लेकर के कहानीकार आगे बढ़ता है। और कहानी संग्रह में ज्यादातर लोगों से बात करके आपको पता लगता है कि अंधेरे में उजाला थी माँ लक्ष्मी कहानी को ज्यादातर लोगों ने सराहा है, क्योंकि हम बात करें तो माँ कहीं ना कहीं अब कहानियों से अनुपस्थित होती जा रही है। गोरकी की माँ की बात की थी महेश दर्पण जी ने, उग्र की माँ की चर्चा की थी उन्होंने। तो हम जानना चाहते हैं अब कहानीकार जो प्रेमलता मुरार जी हैं उनसे कि उनकी जो इस कहानी में अंधेरे में उजाला थी माँ लक्ष्मी, और ये माँ जो है कैसे उन माँओं से, कहिए कि गोरकी की माँ से या फिर उग्र की माँ से अलग। ये कहानी जो है वो मैंने अपनी माँ को ध्यान में रखकर, क्योंकि उनको आखिरी समय में जो पीड़ा हुई उसको देखकर मैंने ये रची। तो उनके जिस पीड़ा से वो कैंसर हो गया था उन्हें, तो उनको जो पीड़ा उनको जो सहनी पड़ी, तो उस दौरान हम साथ होते थे। तो 5 महीने हम तो टर्न बाय टर्न सबका नंबर होता था, तो मेरा भी टर्न होता था मम्मी के साथ रहने का। तो उनके साथ जो रहकर जिस पीड़ा को वो सह रही थी उसको हम भी अनुभव कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि इसको मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि ये पीड़ा तो बाकी लोग तो नहीं देख सकते। तो उसको मैंने कलम के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। अब कहाँ तक मैं उसमें उतर पाई हूँ ये तो पाठक ही बता सकता है। ये टर्न क्या था? टर्न से माँ के पास रही, क्योंकि हम वर्किंग गर्ल्स हैं, मतलब तो मैं भी जॉब करती हूँ, दूसरी वाली सिस्टर है वो भी जॉब करती है। अब सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो सब अपने परिवारों में रमी हुई हैं। तो ये है कि सब एक साथ नहीं आ सकते।
तो इसलिए लगा कि एक एक दिन थोड़ा सा समय गुजार लेगी माँ के साथ में तो ठीक रहेगा और उनकी देखभाल भी अच्छे से होगी। जी बहुत सारे मतलब जो वक्ता हैं उन्होंने आपकी कहानी संग्रह के बारे में कहा, ये कहानियाँ आपके निजी जीवन की कहानियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा निजीपन किस कहानी में? सबसे ज़्यादा निजीपन तो ये जो अंधेरे में उजाला थी माँ लक्ष्मी से ही है, और जो बिखरते सपने वो कहानी भी मेरी अपनी ही है और वो मेरी नानी से रिलेटेड है, तो उस कहानी में भी लिखा। और आपका जो अनुभव है, जैसे गोवा ट्रिप की बात किया, तो गोवा ट्रिप पर गई तो ऐसा क्या हुआ तो उसको आपने कहानी में रच दी? वो दिलचस्प किस्सा था, जब हम होटल में गए थे खाने के लिए, तो वहाँ पे बस थोड़ा सा हम एक चीज़ ऑर्डर कर ली थी, फिश ऑर्डर कर ली थी, तो उसका प्राइस बहुत कॉस्टली था। पहले नहीं लगा था कि वो इतनी कॉस्टली होगी, तो सोचा कि इसको ही लिख दिया जाए कि थोड़ा सा दिलचस्प वाक़या भी था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि लिख दिया। 5वां डिब्बा कहानी, अब तो रेल में यात्राएं होती हैं तो एसी में बंद होती हैं, अब खिड़कियों से आती हवा जो है महसूस नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन आपने 5वां डिब्बा लिखा तो क्या आपने उस हवा को महसूस की जो पहले बचपन में आपने शायद की होगी? बिल्कुल, ये यात्रा भी मैंने की है और ये मेरा एक्सपीरियंस ही है जो कि मैंने इसको कलम के माध्यम से इस कहानी में लिखा है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो कि मैंने 5वां डिब्बा के। क्या खास बात है 5वां डिब्बा? अब ये है कि अब तो सब कुछ एसी में हो चुका है, रेल यात्राएं जो एसी है, तो और ये जो कहानी है इसमें मैंने पहले समय में जिस तरह से ट्रेनें चलती थी उसका विवरण किया कि पहले कोयले से चलती थी ट्रेनें, सबसे पहले तो वो जो धुआं उड़ाती थी तो वो हमारे चेहरे पर भी लग जाता था, वो उसी सबका विवरण किया। पहले समय में जिस तरह से यात्राएं होती थी उसी को। तो इस कहानी में कहते हैं कि 2 परिवारों का मिलन हुआ है, क्योंकि जैसे हम बहुत सारे लोग ट्रेन में जाते हैं तो काफ़ी सारी फैमिलीज भी आती हैं, तो उसी दौरान आमने सामने बर्थ पे तो अलग अलग फैमिलीज होती हैं, क्योंकि पूरा कोपा तो नहीं हम लोग रिजर्व करते, कम लोग गए हैं तो उसी हिसाब से रिजर्वेशन भी होती है। तो उसी दौरान एक फैमिली थी तो उनसे इंटरेक्शन हो गया, तो फिर बातचीत हो गई और फिर नहीं मिला पड़ गया। तो आजकल रेल की जो यात्राएं हैं वो तो लोगों को शायद कम ही प्रभावित करे, क्योंकि वो बंद एसी कोचेज में आते हैं और रात काटते हैं और सुबह ऐसे बिछड़ जाते हैं, मानो एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी आपने रेल को जोड़ के रखा, ये बहुत बड़ी बात है। एक कहानी है आपकी मृग मरीचिका, तो आज तो चारों तरफ मृग मरीचिका ही है जीवन में फैला हुआ, तो इसमें आपने शहरी और ग्रामीण परिवेश के 2 लोगों की कहानी करी, तो ये विचार कैसे आया था आपके मन में? अब ज़्यादातर तो लोग गांव से पलायन ही कर रहे हैं शहर में, तो गांव का लड़का दिखाया है और उसमें शहर की लड़की है, तो उसी से रिलेटेड कहानी को गढ़ा गया है। क्या मतलब इसके पीछे आपका अपना निजी अनुभव रहा? निजी अनुभव नहीं है, निजी अनुभव नहीं है। बहुत लेखक जरूरी नहीं है कि सारे अपने निजी अनुभवों का ही विवरण कहानी के माध्यम से। आसपास जैसे आपके पात्र जो है ज्यादातर आपके आसपास के घटित, हाँ पात्र बेशक आसपास घटनाओं से चुने गए, लेकिन कुछ काल्पनिकता तो होती ही है। तो यथार्थ और कल्पना के पुट की कहानी है मृग मरीचिका। परिवेश कहानी है, परिवेश कहानी के बारे में क्या कहना चाहिए? परिवेश कहानी जो है वो दफ्तरी जीवन पर आधारित है। जैसे कि हम लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, किन किन स्थितियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, विभिन्न तरह के लोग हैं, तो और किस तरह की उनकी मानसिकता होती है, जो बॉस की जो मानसिकता होती है, बस उसी का विवरण मैंने कहानी के माध्यम से। बेबसी में किस प्रकार की बेबसी? कोरोना के समय जो बहुत सारे लोगों की जो त्रासदी हुई थी और मतलब अभी भी चल ही रही है, तो जो सेकेंड वेव थी उसमें जो जितने लोग आफ्टर 40 इयर्स के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बिफोर 40 और आफ्टर 40,
इन लोगों को ज़्यादा प्रभावित हुई है, और उनकी फैमिलीज़ जो वो अगर सिंगल अर्निंग है तो वो फैमिलीज़ कैसे पिछड़ गई, मतलब फैलाव हो गया, उनकी फैमिली ख़त्म सी हो गई, अब वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो गई। तो उसी कहानी को उसी घटना परिवेश को आपने जो है कहानी के भीतर उतार दिया। अब आपसे अगर पूछे, पाठक के तौर पर पूछे कि आपकी कहानी को हम क्यों पढ़ें, तो आप क्या कहना चाहेंगे पाठक? कहानियों में विभिन्नता है, सबसे बड़ी बात है, और पाठक एक बार अगर पढ़ता है तो उसको पूरी को ख़त्म करके ही दबाता है, तो कहानी में रोचकता है, स्थिरता है, और मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। जी, हर कहानीकार चाहता है कि उसकी कहानी पढ़ी जाए, और बाकी तो वो पाठक तय करता है कि उसको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और पाठक ही बताएगा मुझे कि मैं कहानियों के माध्यम से उन तक कितना पहुंच पाऊँ। तो लेखन और लेखक दोनों की सफलता जो है कहीं ना कहीं पाठकों पर निर्भर करती है। ये कहानी अगर आप शीर्षक के उससे बात करें तो स्याह रातों के बाद एक उजाले की ओर संकेत करता है। कहते हैं कि रिक्तता में संभावनाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं रिक्तता ही है स्याह रातों के बाद, जिसमें संभावनाओं का एक दौर है। कहानियों को चुनते समय लेखिका ने जो है अपने आसपास के पात्रों को जो है केंद्र बिंदु में रख करके कई कहानियां रची हैं। अपने निजी अनुभव, कुछ कल्पना के पुर से कहानियां लिखी जाती रही हैं। इन सारी कहानियों को देखने के बाद हमें लगता है कि कहानीकार जो हैं अपने जो लक्ष्य हैं प्रेषणीय बनाने में चीज़ों को, उनमें काफ़ी हद तक सफल हुई हैं। जैसा कि वो कह भी रही है, क्योंकि कहानी को पढ़ा जाना चाहिए और पढ़कर कहीं तय होना चाहिए कि क्या उन्होंने लिखा है और कहाँ तक वो जो है पाठकों तक पहुँच पाई है, और उनका जो संदेश है वो कहाँ तक लोगों तक पहुँच पाया है। तो ये हमारे साथ चर्चा कर रही थी प्रेमलता मुरार जी, और जिनकी आज कहानी संग्रह स्याह रातों के बाद पर चर्चा हुई और विमोचन हुआ।